पहले तो मुझे ये बता दो, आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल हैं क्या? चैट में बताना, मैंने माइक ऑफ कर दिया आप लोगों का। अच्छा, मैं आगे करूंगी ना, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं आगे कर रही होती हूँ, बच्चों की स्लाइड्स आगे होती ही नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत आए ना तो मुझे पहले बता देना, कहीं मैं आगे चली जाऊँ। ठीक है। चलो देखो, आज हमें स्टार्ट करना है बायनोमियल। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, वो है बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। बेसिकली आज थोड़ा बेसिक ही डिस्कस करेंगे, और कल हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म, मिडल टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म्स, जो भी हमारा आगे का टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है आपका कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म्स हो, जो कि कनेक्टेड हो किसी पॉजिटिव या किसी नेगेटिव साइन से। ठीक है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स। जैसे मैंने ये लिख दिया, 2x² प्लस एक्स। तो पहले तो ये बताओ, क्या ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है? चैट में फटाफट लिख देना जो जो मैं पूछूं। क्या ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है जो मैंने लिखा है? मैम प्लीज कोई डिफरेंट करें। ओके ओके ठीक है पीयूष। चलो, 2x² प्लस एक्स। यशवीर यस, रोहन यस। ओके ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है? क्यों नहीं है, रीजन? पीयूष इज सेइंग नो, निखिल नो। कोई रीजन, सॉलिड रीजन? नहीं नहीं कुणाल, पावर की तो बात नहीं हो रही अभी। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई है कि एक्सप्रेशन में दो डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे तो ये टर्म्स ही इक्वल होगी, तो ये तो एक ही टर्म बन जाएगी, बेसिकली 3x हो जाएगा। बायनोमियल वाला तो चक्कर ही चला गया ना यहाँ पे। बायनोमियल में हमें दो चाहिए टर्म्स, और दोनों की दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। ये तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बायनोमियल होता क्या है। अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि आपको क्या कर देंगे, जैसे कोई ए है, पहली टर्म, दूसरी टर्म बी है, और उसकी कोई पावर एन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा और हमें इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, लाइक आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है। इसको तो आप फटाफट बता देते हो, मैम a² प्लस b² प्लस 2ab। बता देते हो ना फटाफट। तो बायनोमियल कोई नई चीज नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ तो इसको 9th 10th में भी चुके हैं, लेकिन हमने सिंपल सिंपल पढ़े हैं। हमने 2 पावर का पढ़ा है, हमने 3 पावर का पढ़ा है, ए प्लस बी की 0 लिख देंगे वो पढ़ा है। ठीक है। तो आज आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि ए प्लस बी की पावर आप 50 करके बताओ, तो क्या आप कर दोगे? क्या आप इसको निकाल के बता सकते हो मुझे, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? मैम वॉइस ब्रेक। यशवी आपके वाले सिस्टम में गड़बड़ मिलेगी, मेरी तरफ से तो ठीक है वॉइस। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाओगे करने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली इन पावर्स को एक्सपेंड कैसे करें, यूजिंग जो हमें कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पता हैं, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, मैं कुछ लिख रही हूँ, ए प्लस बी की पावर 0, ए प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 3, और ए प्लस बी की पावर 4। ऑल राइट, अब जो जो आंसर्स हैं फटाफट बताते जाओ, क्या क्या लिखूं मैं। योर वॉइस इज लो। सब बच्चों के साथ है क्या ये प्रॉब्लम?
एक मिनट बेटा, नंबर वाइज बताते जाओ। देखो फर्स्ट का आंसर बताया है नवीन, निखिल एंड पीयूष ने 1, कृष्ण ने भी 1 बोला है। ओके 1, ठीक है। ए प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी की पावर 1 पीयूष, 1 प्लस 1 नहीं, ए प्लस बी होल रेस टू द पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एज इट इज लिखा रह जाएगा। कृष्ण निखिल हाँ ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें आप ऐसे बोलोगे मुझे मैम ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन जो इसका लिखने का तरीका होता है ना, ऑर्डर, इसमें वो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बाइनोमियल में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग हम तो इसको डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखने का तरीका कैसे है, जैसे पहला टर्म है ए, तो आपने क्या किया, मैक्सिमम पावर कर दी इसकी ए स्क्वायर। अब इस वाले में जब हम लिखते हैं तो हम लोग ए की पावर, हमें क्या करना होता है, ए की पावर को ग्रेजुअली डिक्रीज करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए का स्क्वायर है और यहाँ पे ए की 0 कर दी और फिर आपने एक पावर ए की यहाँ कर दी। हमें क्या करना होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब नंबर वाइज। ए स्क्वायर है तो जो नेक्स्ट टर्म आप लिखोगे, ए की पावर जो एक कम हो रही है वो लिख दो, और जो लास्ट बच गई बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब का बताओ क्या होएगा, सेम इसी मैनर में। ए प्लस बी का होल क्यूब आप क्या लिखते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखते हो ना। हाँ कृष्ण ने दिया है जवाब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड नवीन, वेरी गुड कृष, बिल्कुल सही लिख लिया आपने। प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखो एक पैटर्न सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने जब क्यूब का बताया आपको तो मैंने क्या कहा है, पहला एलिमेंट है उसका क्यूब कर दिया, उसकी मैक्सिमम पावर कर दी। तो ए प्लस बी के जब मैं पावर 4 करूंगी तो कैसे लिखोगे आप, क्यूब वाले से रिलेटेड बताना, डायरेक्ट पैटर्न फॉलो करके। पैटर्न मैं बता देती हूँ एक बार आपको कैसे हो रहा है। यहाँ पे ए की पावर क्यूब 3 थी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी आपकी। आपने क्या किया, ए की तो एक पावर घटा दी, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया एक पावर, और जो सेकंड एलिमेंट था यहाँ पे बी था आपका सेकंड एलिमेंट, उसकी एक पावर दे दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, ए स्क्वायर था तो एक पावर और कम कर दी ए की, तो ए स्क्वायर से एक और कम करोगे तो ए आ जाएगा, और बी में एक ऐड कर दिया। फिर जो लास्ट टर्म है, अब ए की तो ऑलरेडी 1 थी, एक और कम करोगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो बचेगा क्या, बी में एक ऐड हो जाएगा, बी क्यूब। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की होल पावर 4 बताओ मुझे क्या होगा। इनिशिएट मैं कर देती हूँ, ए प्लस बी की होल पावर 4। ऋषिकेश का मैसेज आया है 4a³ प्लस 6a²। बेटा कोएफिशिएंट मत बताओ, अभी कोएफिशिएंट तो चलो कोई नहीं, आपने लिख दिया। देखो सबसे पहले a की पावर 4, अभी मैं कोएफिशिएंट्स नहीं बता रही आपको, ये वाले कोएफिशिएंट्स नहीं बता रही मैं सिर्फ ये जो आपके वेरिएबल टर्म है ना ये बता रही हूँ। a की पावर 4, नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, a³, एक कम कर दिया, b ऐड कर दिया, प्लस a² b², ठीक है, प्लस a b³ प्लस b4। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट मैंने कैसे लिखा है ये? बेसिकली मैंने क्या किया है, एक पैटर्न फॉलो किया है, और ये पैटर्न भी मैं बताऊंगी मैंने फॉलो क्यों किया है। आपको एक मुझे पास्कल्स ट्रायंगल समझाना है, उसके लिए मैंने ये पैटर्न जो है फॉलो किया है। नो मैम। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब और दो, ए प्लस बी रेस टू द पावर 0 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ए प्लस बी रेस टू द पावर 0, नंबर ऑफ टर्म्स 1। यशवी ने बोला, विकास ने बोला 5। बेटा कौन सा वाला कर रहे हो आप? मैं ये वाला पूछ रही हूँ, फर्स्ट वाला, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस बी होल रेस टू द पावर 0। यशवीर ने वो ठीक बोला है 1। ओ सॉरी, ए प्लस बी रेस टू द पावर 1 में टर्म्स बताओ। 2। आपको एक चीज नोटिस हो रही है, जब n आपका 1 था तो टर्म्स क्या हो रही है, n+1।
दैट इज 2। जब n आपका 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रही है? 3। इसका मतलब 2 + 1। जब n आपका 3 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है? 3 + 1 4। सिमिलरली जब n आपका 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 5। तो बेसिकली यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। जो भी हमें पावर दे रखी होती है उसमें एक ऐड कर दो, ये आपका क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। और मैं 5 में पूछूंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो मुझे? अगर मैं पावर 5 कर दूं, 6। वेरी गुड विकास। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। और एक और चीज इस पैटर्न से क्या दिख रहा है हमें? देखो, इसकी पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम टोटल पावर देखें 3 + 1 4। यहाँ पे भी टोटल पावर देखिए 2 + 2 4। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन में, उनकी जो टोटल पावर होगी वो जो हमें n गिवन है उसी की इक्वल होगी कि नहीं होगी? जैसे यहाँ पे हमें n = 4 गिवन था, तो बेसिकली जितनी भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी अगर हम ऐड कर दें पावर्स तो हमारे पास 4 के ही इक्वल आएंगे वो। समझ आ रहा है? हाँ नवीन, ये तो ठीक है। ए की डिक्रीज हो रही है, बी की इंक्रीज हो रही है। मैं वैसे बता रही हूँ अगर ए और बी की दोनों की पावर ऐड कर दोगे तो आपका जो n गिवन है उसके इक्वल आपकी पावर आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको आ गया समझ। देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, इनके कोएफिशिएंट्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे मेरे पहले का कोएफिशिएंट था 1, ठीक है। सेकंड में ए का कोएफिशिएंट क्या है? 1। बी का क्या है? 1। थर्ड में ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 2 ए बी का कोएफिशिएंट 2 और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। सिमिलरली ए प्लस बी के होल क्यूब में कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? 1 3 3 1। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? 1 3 3 1। ठीक है। अब एक यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो आप। अगर 1 और 1 को ऐड कर दे तो 2 मिल जाएगा? मिल जाएगा। 1 और 2 को ऐड कर दे 3 मिल जाएगा। 2 और 1 को ऐड कर दे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। बेसिकली क्या, अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चाहें, 1 तो सब में कॉमन है, ठीक है, 1 आ गया। नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट होएगा, इसको और इसको ऐड कर दो 4, इसको और इसको ऐड कर दो 6, इसको और इसको ऐड कर दो 4 और 1 आपका एज इट इज। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? इसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं बेटा। जब पहले के टाइम पे ना इसी से कोएफिशिएंट्स निकालते थे। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ना मैंने, ये जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसका 1 है। तो जब पहले मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे तो उसमें ऐसे कोएफिशिएंट्स निकाला करते थे। अभी तो हम लोग कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करने लगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पहले यूज करा करते थे। ठीक है। ये ये वाले जो मैंने कोएफिशिएंट्स निकाले ना 1 4 6 4 1, ये बेसिकली इसके कोएफिशिएंट्स निकले हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1 4 6 4 1। ठीक है, a प्लस बी का होल 4 का एक्सपेंशन आ गया सबको? कैसे लिखा है मैंने? यूजिंग पैटर्न। अभी सिर्फ हमने पैटर्न देखा है, पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ बेटा नवीन का हो जाएगा वो, इसलिए मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। पास्कल से नहीं करेंगे हम आगे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जिससे पेज खत्म नहीं होएगा। इतनी बड़ी पावर तो आपके आएंगी भी नहीं एग्जाम्स में कि वो आपको बैठा देंगे वहां पे एक्सपेंशन करने के लिए। तो उनको बस आपकी नॉलेज चेक करनी है। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? पास्कल ट्रायंगल समझ आ गया सबको? पास्कल ट्रायंगल यूज करके आप लोग मुझे बता सकते हो ए प्लस बी की होल 5 की कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? सिर्फ कोएफिशिएंट, एक्सपेंशन रहने दो। पास्कल ट्रायंगल 1 5 1 5 10 10 5 1। ओके, वेरी गुड पीयूष। कृष्ण ने भी ठीक बोला है बिल्कुल।
दो ही बच्चों का जवाब आया बस। बेटा जैसे मैंने ऊपर ऐड किया है ना, बस ऐसे सिंपली ऐड करके निकालना है फिफ्थ का। यशवीर ठीक है। ओके विकास ठीक है। बेसिकली आपको पैटर्न आ गया समझ, पास्कल ट्रायंगल आ गया समझ, ठीक है। देखो इस स्लाइड में ना बेसिकली यही समझा रखा है। ए प्लस बी का होल पावर 0 1, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये वाला पार्ट जो है कॉम्बिनेशन वाला, वो अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर होगी सबको, चल सकते हैं हम आगे। इसको क्लियर कर दूं, यही बता देती हूँ दूसरा भी, ठीक है। अब आपने फैक्टोरियल के बारे में सुना हुआ है? सुना हुआ है, क्या होता है फैक्टोरियल? बेटा किसी के डाउट्स हो ना मेरे को चैट में ही पूछ लेना, अगर मैं नहीं देख पाऊं तो। व्हाट इज फैक्टोरियल? पीयूष बोल रहा है n-1। n-1 क्या होता है बेटा? n इंटू n-1। यहाँ विकास ये प्रॉपर्टी होती है एक, इट इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मैंने मान लो n का फैक्टोरियल पूछा है ना आपसे, तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये होती है डेफिनेशन फैक्टोरियल की। अभिजीत बोल रहा है नंबर कंटिन्यूज टू मल्टीपल टिल 1। हाँ बोल सकते हो। फैक्टोरियल क्या है? आई डोंट नो। ओके निखिल ठीक है। देखो बेटा वही समझा रही हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैंने किसी नंबर का फैक्टोरियल बोल दिया, मान लो मैंने n फैक्टोरियल बोल दिया, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? 2 फैक्टोरियल बोल दिया तो 2 इंटू 1। 2 से नीचे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपकी? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 फैक्टोरियल में क्या करना है? 2 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दो सारे। यहाँ पे तो एक ही नंबर आएगा। 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। निखिल समझ आया फैक्टोरियल क्या होता है? आर्यन बोल रहा है एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू n-1। आर्यन बेटा गलत लिखा है, थोड़ा सा गलत कर दिया। समझ आ गया निखिल को, ठीक है। तो ओके 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। फैक्टोरियल की ना एक नोटेशन ये भी होती है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एंगल रिप्रेजेंट कर रखा है, हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं ना ऐसे एंगल। एक नोटेशन ये भी होती है और एक नोटेशन ये फैक्टोरियल वाली तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। ये दोनों होती है नोटेशन। उसके बाद जो एक आपको वैल्यू याद रखनी है, कौन सी? कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल? जीरो फैक्टोरियल इज 1। नवीन जीरो फैक्टोरियल इज नॉट जीरो, 1 के इक्वल होता है। आर्यन, रोहन, विकास, प्रिंस, अभिजीत, सबका ठीक है बेटा, ठीक है। ओके एक जो बच्चे प्रॉपर्टी बता रहे थे, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मान लो मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा हुआ है। अब ये चीज मैंने अभी बताई है आपको, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? निखिल बताएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टर। निखिल 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 नहीं, निखिल का जवाब नहीं आया है, चलो। 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये यही वाली प्रॉपर्टी है इससे, ठीक है। इसको एन लेके कर दिया इन्होंने, तो यही वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है फैक्टोरियल क्या होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं फैक्टोरियल का नॉलेज आपको क्यों दे रही हूँ। क्योंकि अभी पीछे बच्चे ने बोला था कि भाई पास्कल से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ उस एक्सपेंशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हमारा काम आसान बन जाए। तो उसके लिए हमें जो इंट्रोड्यूस करना है वो इंट्रोड्यूस करना है एनसीआर।
व्हाट इज दिस? आप लोगों ने पढ़ा होगा ये थोड़ा बहुत नहीं, चैप्टर ही कर लिया आप लोगों ने तो। इसको क्या बोलते हैं? और कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? एनसीआर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। निखिल पॉसिबल मतलब? पीयूष कॉम्बिनेशन किस चीज का? सी का मतलब तो कॉम्बिनेशन होता है, लाइक एन और आर का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, विकास ने ठीक बोला है, एन ऑब्जेक्ट में से आर को चूज करना मीन्स सेलेक्ट करना। एनसीआर का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स। टोटल कितने होते हैं? एन आइटम्स। एन आइटम्स में से अगर आपको आर आइटम्स सेलेक्ट करने हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एनसीआर। ठीक है, एक बच्चा क्रिश लिख रहा है एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेटा ये फॉर्मूला भी अभी कराती हूँ मैं एक बार, जो एनसीआर आपको समझ आ गया। एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो हमने यहीं से ले लेते हैं हम बच्चे। हम ले लेते हैं सुजल, नवीन और क्रिश। सुजल, नवीन और क्रिश। ठीक है, मैंने आपको 3 बच्चे दे दिए और मैं आपसे कह रही हूँ कि इन हाउ मेनी वेज 2 बच्चे, इनमें से 2 बच्चे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? इन हाउ मेनी वेज? चलो मेरे को फटाफट आंसर बता दो इसका। 3C2 सुजल, हाँ ठीक है। आंसर बता दो डायरेक्ट, क्या आएगा 3C2 का? ये तो आपने कॉम्बिनेशन यूज करके निकाल लिया, मैं वैसे पूछ रही थी। ठीक है, देखो कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सुजल नवीन को सिलेक्ट कर लिया, नवीन क्रिश को सिलेक्ट कर लिया, 2 बच्चे। और सुजल और क्रिश को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस है यहाँ पे? ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं 2 बच्चों को? नो मैम। ठीक है विकास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने तरीके हो गए? 3 वेज हो गए। ठीक है, अब एनसीआर यूज करके निकालते हैं। एनसीआर, एन क्या है यहाँ पे? 3। टोटल बच्चे हमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 2। 3C2। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों को सेम यही आंसर मिलेगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 2 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? मैंने पीछे बताया था, 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। आया कि नहीं आया सेम आंसर? आ गया सेम आंसर। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? हमने सिलेक्शन किया था 2 बच्चों का, 3 बच्चे हमें गिवन थे। तो यहीं से एनसीआर को मैंने डिफाइन किया था कि आपके पास एन आइटम्स दे रखे हैं और आपको आर आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, तो हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं? एनसीआर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया एनसीआर क्या होता है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 3 वैल्यूज है, उनका आंसर बताना। NC0, बेशक आप सॉल्व करके बता देना, वैसे तो ये डायरेक्ट याद रखोगे ना तो ये अच्छा है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आप सब सॉल्व करने नहीं बैठते वहां पे। वो इसको तो मैंने लिख लिया, चलो लिख ही दिया आप तो, कोई नहीं। ऊपर वाले 2 का आंसर बताओ। हाँ हाँ विकास, मैं आपको जेई की क्वेश्चंस भी दूंगी, एक बार आप थोड़ा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि जेई के लेवल का हो रहा है कि नहीं हो रहा। NC0 का आंसर दे रहे हैं बच्चे 1, ठीक है, वेरी गुड। NC1, विकास ओके 1, ठीक है। NCN तो मैंने लिख ही दिया। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जिनको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा हो? जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था ना, उसी से करना है सॉल्व। कोई भी बच्चा हो मुझे बता सकता है, अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा हो तो मैं उसको करके दिखा दूंगी।
निखिल कुमार, आपने हैंड रेज किया है, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। ओके, ठीक है। देखो, नीचे से शुरू करते हैं। एन सी एन, एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ऑल राइट, इसको ऐसे ही खोलेंगे। निखिल, समझ आया यहाँ तक? मैम, एन सी वन का एन होगा। हाँ बेटा, वन, हाँ ठीक कह रहा है। किसने बताया था मुझे? मैंने गलत लिख दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, अमन। एनसीआर पीयूष, किसका लिख रहे हो आप? निखिल, आपको ये चीज समझ आ गई मैंने कैसे लिखा है एनसीएन को? चैट बॉक्स में यस लिख दो। ओके, ठीक है। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल एन माइनस एन इज जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने आपको वन बताई थी, तो ओवरऑल क्या हो गया? वन आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप एनसी वन को कर लो। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे आपका n माइनस वन फैक्टोरियल है ही, और वन फैक्टोरियल इज वन। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? n। ठीक है निखिल? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और भी है, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। ये आई कैसे है? देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको तीन बंदों में से दो बंदे सिलेक्ट करने थे। ठीक है, ठीक है। जब हम तीन बंदों में से, उसको छोड़ दो, आप चार ले लो, चार बंदों में से हम लोग तीन बंदों को सिलेक्ट करने की बात करेंगे अगर, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि चार बंदों में से एक को मैं रिजेक्ट कर दूं। क्या ये दोनों बातें सेम बोल रही हूँ मैं? क्या ये दोनों बातें सेम हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको चार पर्सन्स दे दिए, भाई आप इसमें से तीन बंदे सेलेक्ट करो। तो क्या चार बंदों में से एक को रिजेक्ट करना और चार बंदों में से तीन को सिलेक्ट करना, क्या सेम बातें? ऑब्वियसली सेम बात है। 4C3 इज इक्वल्स टू 4C1। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब ये क्या है? बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 4 - 3 इज 1। तो यहीं से ये वाला जो फॉर्मूला है ये निकल के आया है। ठीक है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो मैं एक दो क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप मेरे को फटाफट करके बता देना। फिर मैं इसका सिंपल तरीका भी बता देती हूँ। ठीक है, 5C3 बता दो क्या होता है? व्हाट इज 5C3? सबसे पहले आंसर अमन का आया है, 10, क्रिश 10। निखिल ने लिखा है 5C। निखिल बेटा क्या लिखा है? समझ नहीं आया। 5C - 2, समझ नहीं आया निखिल। पीयूष ने भी 10 लिखा है। विकास कुमार 3 2, किसका आंसर दिया है विकास? सुजल ने भी 10 लिखा है। देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये 2, ये आपका क्या आ जाएगा? 10 आंसर। तो जिन्होंने भी 10 दिया है उनका आंसर ठीक है। ठीक है, चलो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विकास क्या हुआ? लगता है आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। देखो, पास्कल ट्रायंगल पे चलते हैं दोबारा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया है। 1 1 1 1 3 3 1। ओके, ये छोड़ो, मैंने इसका एग्जाम्पल ले रखा। देखो ये रहा, 1 1 1
121 1331, बेसिकली ये पास्कल्स ट्रायंगल है जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको है। इन्होंने क्या किया, 1 को क्या लिख दिया 0C0, 1C0 की वैल्यू 1 होती है, 1C1 की वैल्यू 1 होती है। ये जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताया ना, इससे आप निकालोगे तो 1C0 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, 1C1 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, ऐसे ही 2C0 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, 2C1 की वैल्यू आपकी 2 आएगी, 2C2 की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो बेसिकली यहाँ क्या किया, नंबर्स को कॉम्बिनेशंस यूज करके हमने इजी बना लिया। ठीक है, अब हमें एक बात पता चल गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लिख रहे थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बेसिकली ये 2 क्या है, दिस इज 2C1, देखो ये रहा 2C1, यहाँ पे आपका 1 था जिसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 2C0 से रिप्लेस कर दिया, 2C0। और यहाँ पे भी आपका कोएफिशिएंट 1 था जिसको मैंने क्या लिख दिया, 2C2, ए भी लिख लो, यहाँ ए स्क्वायर लिख लो, प्लस 2C2 बी स्क्वायर। तो देखो अब आपको एक चीज नोटिस आ रही होगी इसमें, क्या, कि जब पावर 2 थी तो मैंने लिखना किससे स्टार्ट किया है, 2 से। बेसिकली ऊपर तो आपकी जितनी भी पावर्स हैं कॉम्बिनेशन में सी के ऊपर जो हमने n लिया है वो 2 लिया है, इसका मतलब जो यहाँ पे आपको पावर दी जाएगी ना, आपको यहाँ पे ऊपर जो लेना है n की वैल्यू वही लेनी है। ठीक है, और जब नीचे वाले इंडेक्सेस की बात हमने करनी है तो हमने 0 से स्टार्ट करना है, पहला 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे ये चलता जाएगा। मान लो आगे, मान लो ये टर्म्स यहाँ खत्म नहीं होती, इमेजिन करो कि ये खत्म नहीं होती यहाँ पे, तो अगला क्या आता, 2C3, 2C4, 2C5, ऐसे ऐसे, मतलब जितने भी आपको n दे रखा है उस हिसाब से आपके ये कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया कि हमें कोएफिशिएंट्स लिखने कैसे हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, ये पास्कल्स ट्रायंगल तो आपका हो गया, एक्सप्रेशन पे चलते हैं। देखो ये एक्सपेंशन है बायनोमियल की, अभी निकल के कैसे आई है, a प्लस बी रेज टू द पावर n था। मैंने आपको कहा था जब आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं तो ये वाली पावर ही आएगी ऊपर। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट्स में देखो यही वाली पावर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, a रेज टू द पावर n, पहली टर्म आपके पास a थी, उसकी पावर n कर दी आपने। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, a की पावर n-1, तो b एक पावर b की ऐड हो जाएगी। तीसरा आपने क्या किया, a की पावर n-2 और एक पावर b की और एड ऑन हो जाएगी, प्लस a की पावर n-3 b, यहां तक रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स लिख दिए। अब हमें कोएफिशिएंट्स लगाने हैं इसमें। कोएफिशिएंट्स n से स्टार्ट होएगा, nc0, nc1, nc2 और यहां हो जाएगा nc3। जो लास्ट टर्म आपकी होएगी, लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म में नीचे इसी के इक्वल आ जाएगा ncn, a की पावर तो चली जाएगी, 0 हो जाएगी, और b की पावर क्या आ जाएगी n। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन मैंने किया है इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इस एक्सपेंशन में किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो एक बार। लिखना आ गया आपको, कैसे लिखना है, आपको कोएफिशिएंट्स लिखने आ गए, आप पास्कल्स ट्रायंगल से भी लिख सकते हो, पर एक्चुअली क्या है बहुत लेंदी हो जाएगा। आप अगर आपको मान लो 5th रो का पास्कल्स ट्रायंगल में आंसर बताना है ना, तो आपको 4 तक तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आप ऐड करके बताओगे, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो बायनोमियल एक्सपेंशन आपको लिखनी आ गई। ठीक है, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया था जब आपके पास यहाँ पे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, एक एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था जितने भी वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी मान लो a प्लस बी आपको दे रखा है, इसकी और इसकी पावर मिला के जो आपका सम बनेगा n, वो इस पावर के इक्वल बनेगा। राइट, पीछे मैंने बताया था ना कि सारी पावर्स को आप एड ऑन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी जो मेन पावर दे रखी है उसके इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। बेसिकली इसका मतलब क्या है,
तो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अगर यहाँ से थर्ड टर्म पूछी है मैंने और पीछे से थर्ड टर्म पूछी है तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका ये वाला मतलब है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, द वैल्यूज ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट स्टेडीली इंक्रीज टू अ मैक्सिमम एंड देन स्टेडीली डिक्रीज। ये एक बच्चे ने मुझे बताया ही था, देखो ये कैसे है। ये इस कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा है, ये बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और फिर ये डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैंने आपको बायनोमियल लिखना सिखा दिया है। और ये आया कहाँ से है, बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट साइंस में, कॉम्बिनेशन और एक था आपका पास्कल्स ट्रायंगल। यहाँ तक है किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्वेश्चंस पे आते हैं फिर। अमन बेटा एक बार रुक जाओ, पोल दूंगी मैं, इसका आंसर मत दो, एक बार मुझे ये बता दो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। अगर कोई भी बच्चा है जिसको दिक्कत है तो एक बार मुझे बता दो। निखिल बेटा समझ आ गया सारा। प्रिंस बोल रहा है मैम प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करूं बेटा, क्या नहीं समझ आया आपको। यस मैम क्लियर, ओके निखिल। प्रिंस मेरे को एक बार टॉपिक बता दो, आपको मतलब कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया, मैं वो रिपीट कर दूंगी। इतने ना सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो, मैं आपको पोल देती हूँ, फटाफट इसका आंसर निकाल लो। पोल पे मार्क करना बेटा, मैं पोल दे रही हूँ, एक सेकंड, आपको पोल भी यूज करना आ जाएगा इससे। देखो आपकी स्क्रीन पे आया होगा एक पोल। प्रिंस गुप्ता लास्ट वाला, बट बताती हूँ प्रिंस, एक सेकंड, लास्ट वाला क्या था। अच्छा, द वैल्यूज ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट स्टेडीली इंक्रीज टू अ मैक्सिमम एंड देन स्टेडीली डिक्रीज, ये समझ नहीं आया। आई थिंक मैम अराउंड 51। बेटा पोल पे आंसर कर दो, 51, अराउंड 51 के एग्जैक्ट आंसर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो मैंने। पीयूष 50, पीयूष बेटा एक बार चेक कर लो आंसर दोबारा। मुकेश बायनोमियल, देखो बेटा इसमें बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है मुकेश, कर रही हूँ एक सेकेंड। देखो a प्लस बी रेज टू द पावर n, आपको क्या करना होता है, पहले तो आप अंदर चलो, a ले आप, a की पावर मैक्सिमम जितनी आपको दे रखी है ना, लिख दो, लिख दिया आपने, ठीक है, प्लस a की पावर n, अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में n-1 कर दो, a की पावर में से एक कम कर दिया, ऑलराइट, इसमें से एक कम किया तो जो सेकंड वाला एलिमेंट था उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही a की पावर, अब n-1 है तो n-1 में फिर से एक और कम कर दो, n-2, और b में एक ऐड कर दो, सेम n-2 में फिर एक कम करोगे, n-3, और b में एक ऐड कर दिया, इस तरीके से तो आपके ये एलिमेंट्स चलेंगे, ऑलराइट। ये लिखना आ गया मुकेश, कौन था बच्चा, मुकेश, पहले ये बताओ फिर कोएफिशिएंट्स बताती हूँ। ये लिखना आ गया आपको, ठीक है। कोएफिशिएंट कैसे करने हैं, जो मैक्सिमम पावर थी, जब आप एनसीआर लिखते हो तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है ना वो यही वाली लिखनी है हमेशा, जो चेंज होएगा वो सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होएगी, ऑलराइट। कैसे, एन सी, जीरो से स्टार्ट करोगे, एन सी, जीरो के बाद 1, एन सी 2, एन सी 3, और ये चलता जाएगा, और जो लास्ट आएगा आपका, जो ये वाला है वही नीचे आ जाएगा, सेम आ जाएगा ऊपर नीचे, एन सी एन
और जो लास्ट में क्या होता है कि आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो पावर्स, तो एक टाइम लास्ट में ऐसा आएगा कि इसकी पावर्स तो जीरो हो जाएंगी, तो ए रेज टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी में आप एड ऑन करते जा रहे हो तो बी की मैक्सिमम पावर हो जाएगी एन, तो ये वाला आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। आ गया मुकेश समझ कैसे लिखा है मैंने एक्सपेंशन? ओके मुकेश ठीक है। चलो आप लोगों ने पोल पे आंसर कर दिया क्या? देखिए बच्चों ने क्या क्या आंसर्स दिए हैं। 3 वोट्स मिले हैं ए को एंड 5 बी को, मतलब बी जीत रहा है। जिसने बी दिया है उसने बी कैसे दिया है? नो ब्रो, 51 इज करेक्ट। सुजल 51 इज सी ऑप्शन नॉट ए ऑप्शन। आप ए गलत लिख रहे हो। अगर 51 है तो सी ऑप्शन हुआ ना। देखो, चलो 100 में आपको दिक्कत आ रही है तो आप छोटा ले लो, x प्लस ए की पावर 6 ले लो, x माइनस ए की पावर 6। मैंने आपको x माइनस ए का नहीं बताया ना। देखो जैसे x प्लस ए की पावर n का हम लोग एक्सपेंशन कर रहे थे ना, तो x माइनस ए में कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ए में क्या करो, अगर मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है तो आप इस तरीके इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x प्लस माइनस ए की पावर n, ऐसे लिख सकते हो इसको। ये और ऊपर वाली चीज तो सेम ही है। प्रिंस क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपकी? कोएफिशिएंट वाली प्रॉब्लम थी क्या आपकी? ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, देखो बेटा लास्ट वाले में ये कह रखा था कि ये वाले जो कोएफिशिएंट्स है ना, NC0, NC1, NC2, इनकी वैल्यू जो है ना इंक्रीज होती जाएगी पहले तो, और लास्ट में क्या होगी, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। बस यही बोला हुआ है इसमें, और कुछ नहीं बोला हुआ। पहले ये बताओ, ये समझ आ गया x माइनस ए रेज टू द पावर n मैंने कैसे लिखा है? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जब हम a इस एक्सपेंशन में a रेज टू द पावर कुछ भी लिख रहे थे ना, अब उस एक्सपेंशन में a की जगह आप माइनस ए रिप्लेस कर दो। इतना ही फर्क है इन दोनों एक्सपेंशंस में। ओके ठीक है, मैंने आपको कहा था x प्लस ए की पावर 6 प्लस x माइनस ए की पावर 6 एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, देखो जब आप इसको लिखोगे तो आपने देखा था आपकी कितनी टर्म्स आएंगी, पहले तो ये बताओ x प्लस ए होल रेज़ टू द पावर 6 में कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स? 7। ओके, और 7 की 7 पॉजिटिव साइन के साथ आएंगी सारी। जो 7 है आपकी टर्म्स, वो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगी या कोई नेगेटिव साइन के साथ भी आएगी? ऑल पॉजिटिव लिखे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना इसमें। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मान लो ये 7 टर्म्स हैं, ठीक है, और सबका साइन क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होएगा, यहाँ पे वो वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी जहां पे पावर ऑड है। ठीक है, जहां पे पावर ए की ऑड है, हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ या ना बताओ। यस, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा, पहला तो पॉजिटिव होएगा, क्योंकि पहली टर्म में तो ए आता ही नहीं। क्या होता है, एक्स की पावर 6, 6C0, यही होएगी ना पहली टर्म। ए की तो पावर 0 होती है, ए तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ए नहीं आएगा तो ये तो पॉजिटिव है। सेकेंड टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म कैसे हो जाएगी, 6C1 एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 1। सेकेंड टर्म ये हो जाएगी। सेकेंड टर्म ये हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, माइनस ए की पावर 1 है, तो बेसिकली क्या, बाहर माइनस आएगा एक। इसको जब हम यहां से हटाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? नहीं बेटा, हर बार खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी, अभी जस्ट समझाने के पर्पज से कर रही हूँ मैं।
बाहर क्या आ गया, एक माइनस आ गया। इसका मतलब जो सेकंड टर्म है उसके कोएफिशिएंट के आगे एक माइनस साइन आएगा, ऑलराइट। तो ये अल्टरनेट चलेगा। जब आप थर्ड टर्म की बात करोगे, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 6c2 x⁴ माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इवन पावर आ गई ना, थर्ड टर्म में इवन पावर आ गई, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर तो आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये माइनस आपका हट जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि थर्ड टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और टर्म्स यहाँ कितनी है, 7, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हो गई ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? मैंने आपको ये बताया है कि नेगेटिव टर्म्स कैसे आएंगी जब आपके एक्सप्रेशन में नेगेटिव आप इंक्लूड कर रहे हो। तो कुछ नहीं है, बस जब ओड पावर्स आ जाएंगी तो आप नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो ये वाली और ये वाली टर्म है ना, ये सेम होएगी बिल्कुल, बस इसमें साइन का डिफरेंस है। होएगी कि नहीं होएगी, सिर्फ साइन का ही तो डिफरेंस है, बाकी पूरी की पूरी सेम है। यहाँ पे x+a⁴ है, यहाँ x−a⁴ है, सेम होएगी ये। तो ये जब ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, ऐड का साइन है बीच में, जब ऐड करेंगे इनको कट जाएंगे। ऐसे ही एक ये है, एक ये है, ये भी कट जाएंगे। एक ये है, एक ये भी कट जाएंगे। ठीक है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म सेम होएगी, ये वाली और ये वाली सेम होएगी, ये वाली और ये वाली, और जो लास्ट बचती ये सेम। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएंगी ये, बेसिकली ये बनेगा आपका। समझ आया आपको मैंने क्या कर दिया? दो दो टर्म्स थी, मैंने 2 कॉमन ले लिया और एक एक प्लस लगा दिया। तो ये टर्म्स कितनी बनी, बेसिकली टर्म्स तो 4 ही बनी, 4 बनी है ना टर्म्स, हमें टर्म्स ही बताना था। हाँ ठीक है, ठीक है, 4 टर्म्स बनी। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बता देती हूँ मैं 4 का। देखो, जब हमने n यहाँ 6 लिया था, तो जब हमें टर्म्स निकालनी थी, ये इवन के केस में, यहाँ पावर क्या है, इवन, इवन के केस में फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, n/2 + 1, इतनी टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 था ना, n 6/2 + 1 कितना आ गया आपका, 4। यही है ना आंसर, सेम है आंसर 4। नवीन, अब आ गया समझ, इतना लंबा लंबा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब बताओ चलो इसका आंसर फिर, अब बता दो क्वेश्चन का आंसर, अब तो आप 1 मिनट में निकाल लोगे। अब तो निकल जाना चाहिए। 51, हाँ जी। विकास, निखिल, पीयूष, आई थिंक आपको क्लियर है, n/2 + 1 ये आपको निकालना है। आई थिंक अगर आप स्कूल वाले एग्जाम्स दे रहे हो ना, स्कूल में दोगे तो ये ट्रिक मत लगा देना, अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आया हो तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये ट्रिक जस्ट मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से आपको बताई है। स्कूल वाले एग्जाम्स में तो आपको थोड़ा खोल के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, गीता देवी, चलो अब एक लड़की मुझे अभी दिखी, अभी तक मुझे कोई लड़की ही नहीं दिखी थी। वेरी गुड गीता, चलो कोई तो आया। आर्यन 51, प्रिंस 51, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला बताओ चलो। चलो इसमें भी मैं पोल दे देती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आप लोग सॉल्व करो, मैं इतना ही पोल देती हूँ। फटाफट सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, इसमें थोड़ा टफ पड़ेगी कैलकुलेशन। लाइक टफ तो नहीं है, पर यूं है कि गलतियां हो जाती हैं उसमें। ठीक है, पोल लॉन्च कर दिया गया है। पीयूष, वेरी गुड, सुपर, यू आर टू फास्ट। वेल यही स्पीड चाहिए एग्जाम्स में। वेरी गुड बेटा। और बच्चे बताओ चलो, 3 वोट्स आ गए हैं डी पे।
एक ही बच्चे का आंसर आया मेरे पास यहाँ तो, चैट में तो। मैम नहीं आ रहा अमन, ओके कोई नहीं अमन, बताती हूँ अभी। नहीं आ रहा के लिए तो हम बैठे ही हैं, वो तो बस ऐसे ही मजा आता है ऑप्शंस पे क्लिक करने में। देखो 1 + x⁴ ठीक है। यहाँ पे हमें x⁴n का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। x⁴n का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे अब? जैसे आपने मान लो a + b⁴ n ले लो, ठीक है। और मैं आपको लिख रही हूँ, सेकेंड टर्म लिख रही हूँ मैं, nc1 a⁴n−1 b⁴1, यही होएगी सेकेंड टर्म। क्या सेकेंड टर्म ये होएगी एक्सपेंशन में? यस ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि जब यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर क्या थी? 1 ही थी। सेम है पावर्स, मेरा मतलब इंडेक्स। यहाँ पे आर की वैल्यू जब 1 थी तो जो यहाँ सेकेंड टर्म है उसकी पावर कितनी थी? 1 ही थी। ऑलराइट। और यहाँ पे एन तो हमें क्या लिखना है? जो हमारी मैक्सिमम पावर दे रखी है वो की वो लिखनी है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? अब देखो x⁴n का कोएफिशिएंट निकालना है, तो बेसिकली x कौन सी टर्म है आपकी? सेकंड टर्म है। और यहाँ पे b कौन सी टर्म थी आपकी? सेकंड टर्म थी। तो b की जगह आप सपोज कर लो x⁴n है, ठीक है। यही है ना, हमें यही निकालना है। तो अब आपको यहां से क्या दिख रहा है कि जब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे तो n तो आपका सेम ही रहेगा जो आपकी पावर दे रखी है। अब यहाँ पावर n थी, यहाँ पावर कितनी है? 2n है। तो हमें 2n लेना है, n नहीं लेना। जो पावर हमें गिवन है हमें वो वाली पावर लेनी है। तो 2n ले लिया हमने, ठीक है। अब c नीचे बताओगे क्या लिखूं? जब यहाँ 1 था तो मैंने लिखा था 1, यहाँ n है तो नीचे क्या लिखूं? नीचे क्या लिखूं? निखिल n। किस बच्चे ने पूछा था? अमन आपको समझ आ रहा है कि मैं ऐसे कैसे ये कोएफिशिएंट निकाल रही हूँ? बेसिकली आपको ना ये सिमिलर सा मैच नहीं आ रहा? अच्छा, पहले ये बताओ आपको सेकेंड टर्म समझ आ गई लिखनी कैसे लिखते हैं? a + b⁴ है। मैं ये रिपीट कर दूं? हाँ मुकेश कर रही हूँ, देखो मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। इसके अगर मैं आपको बोलूं कि सेकेंड टर्म लिखो आप, चलो थर्ड लिखते हैं, सेकेंड छोड़ो, दूसरे से समझते हैं। थर्ड टर्म बताओ इसकी, nc2 a⁴n−2 p⁴2, ऐसे ही लिखोगे थर्ड टर्म? जिनको समझ नहीं आ रहा वो बताओ मुझे, थर्ड टर्म आप ऐसे ही लिखोगे? ये लिखना आ गया आपको? मुकेश और एक बच्चा कौन था? आर्यन एंड अमन। मुकेश को आ गया, आर्यन को भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि सेकेंड टर्म पकड़ लो आप, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स की पावर n निकालना है। एक्स क्या है यहाँ पे? सेकंड, तो इसलिए हम सेकंड पे फोकस करें ताकि आपको सेकंड समझ आ जाए। सेकंड पकड़ ली, बी। बी देखो अब, बी की पावर जब 2 थी तो यहाँ पे जो आर है ये हमने 2 ले रखा था। जब बी की पावर 2 थी, R2 ले रखा था। अब यहाँ हमें क्या चाहिए? मान लो यहाँ b की जगह मैंने x लिख दिया और मेरे से पूछा हुआ है x⁴n का कोएफिशिएंट क्या होएगा। जस्ट सपोज कि मैंने b की जगह x ले रखा है, तो जब x⁴2 होता तो यहाँ पे 2 ही आ जाता। ऑल राइट, आ जाता ना। अब यहाँ x⁴n है तो क्या आएगा? जब नीचे मैं लिखूंगी तो n ही आ जाएगा सेम। n आएगा सेम। जस्ट कंसिडर करो कि b की जगह मैंने x ले लिया। ओके आ गया अमन अच्छे से समझ? 2 बच्चे और थे, आर्यन और मुकेश। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप वाइड सोचो कि मैंने सिर्फ क्या किया है। जो पावर है मैंने ये बताया, यहाँ जो पावर है और यहाँ जो है सेम चीजें हैं।
और मुझे निकालने को बोला है x की पावर n का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां n है तो यहां भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, ये n तो मैं इसलिए ले रही थी क्योंकि यहाँ पावर n थी, लेकिन हमें यहाँ एक्सपेंशन में 2n दे रखा है ना 2n, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n का कोएफिशिएंट हो गया। यहां तक यस बोल दो, फिर सेकंड वाले का कोएफिशिएंट आप निकाल के बताना मुझे क्या आएगा। फटाफट से यस बोल दो यहां तक। ठीक है, तो चलो अब मेरे को उसका बताओ। एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 में क्या होगा। ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, मैच मैच करके। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना, तो बस आप ये स्क्रीन पे देखो, मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ मैच करना है आपको। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि वहां पे जो n की वैल्यू आपको लेनी है वो 2n-1 है। देखो पावर 2n-1 दे रखी है हमें, है ना। n की वैल्यू जो लेनी है 2n-1 लेनी है। ठीक है, 2n-1 लेनी है। देखो इसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, 2n-cn, ये हमने निकाला था। ऑलराइट, अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ बताओ आप x की पावर n का। तो देखो वही चीज लिख लो आप, मान लो ऐसे nc2 a रेज टू द पावर n-2 b रेज टू द पावर 2। अब निकालना तो यहाँ पे भी वही है, b की जगह मैंने क्या ले रखा है x, और ऊपर पावर कितनी है n। तो बेसिकली कोएफिशिएंट में नीचे n ही आएगा। बस एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे n था आपका 2n-1, तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ 2n-1 लिखोगे। आ गया समझ कि ये कोएफिशिएंट मैंने कैसे लिखा है। आर्यन, अमन, मुकेश, पीयूष को तो आ गया। आप लोग और बता दो आपको आ गया हो तो। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप थोड़ा लिख के देखना, एक्सपेंशन लिखोगे ना जब आप, तो आपको पता चलेगा जो इसकी पावर होती है ना वो बेसिकली कुछ नहीं होती, यही वाली एज इट इज लिख देते हैं। और ये मैं आपको जनरल टर्म में भी बताऊंगी। आपकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, वैसे देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई भी हम टर्म लिखते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है Tr+1 इक्वल्स टू NCr a की पावर n-r b की पावर r। तो जब जनरल टर्म लिखते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है, ये की यही वैल्यू यहाँ आती है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया है कि कोएफिशिएंट्स निकले कैसे हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट आपका आ गया 2n-1 cn। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इन्होंने बोला है कि इन दोनों एक्सपेंशंस में जो x की पावर n का कोएफिशिएंट है उसका रेशियो पूछा है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। 2n-cn अपॉन 2n-1 cn, हमें सिर्फ ये निकालना था, क्वेश्चन ये था। कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है और कितना छोटे से चीज निकालनी थी ना, ऐसे ही करते हैं जेई में। बहुत आसान चीज होती है और बच्चों का दिमाग घुमा देते हैं सिर्फ डराने के लिए। ये डर निकालना है बच्चों के अंदर। चलो ये आप सॉल्व कर लोगे, मैं आपको छोड़ दूं होमवर्क, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और 2-3 क्वेश्चंस और कराने हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको सॉल्व करा दूं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करना। ये जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं बता दूंगी अगर आपको इसको सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ नहीं करना, जो मैंने एनसीआर वाला आपको फॉर्मूला बताया था ना, देखो एक थोड़ा सा बता देती हूँ। एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है 2n फैक्टोरियल अपॉन, जब ऊपर वाले में लगाएंगे 2n-n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही नीचे लगाना है 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे। मुकेश कह रहा है सॉल्व कर दो। ओके मुकेश, आपको अपनी सलाखों पर रहना ही पड़ेगा। देखो यहां तक तो समझ आ गया होगा, विकास हो जाएगा, कोई नहीं बेटा, मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। यहां तक लिखना आ गया, ठीक है।
देखो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 2n फैक्टोरियल एज इट इज है, नीचे क्या आ जाएगा, 2n-1 इज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपने पास था ही, ठीक है। अब ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये क्या है आपका 2n-n इज n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये आपका नीचे है ही 2n-1 फैक्टोरियल। मुकेश यहां तक समझ आ गया? फटाफट लिख दो मुकेश। ठीक है, देखो 2n फैक्टो अब यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 वाली प्रॉपर्टी बताई थी फैक्टोरियल, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो, 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख देंगे, एक n से n आप काट ही दो, n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखो ये कट जाएगा, ऑलराइट कट जाएगा, अब तो हमारा काम आसान हो ही गया। देखो ये क्या बन गया आपका 2n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। अब देखो यहाँ पे फिर वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू n फैक्टोरियल, और नीचे आपका n फैक्टोरियल था ही, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:1, दैट इज डी ऑप्शन। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैंने कर ही दिया ये सॉल्व, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट द फॉलोइंग 101 रेज टू द पावर 4। फटाफट सॉल्व कर दो, हमारे पास 10 मिनट है, एक्चुअली हमारा सेशन ज्यादा ही हो गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो पूरे करते हैं। 101 रेज टू द पावर 4 बायनोमियल थ्योरम यूज करके करना है। बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। वन हंड्रेड वन रेज टू द पावर 4। बेटा अगर हो नहीं रहा हो तो ना मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगी। बस इसमें सोचो आप कैसे लिख सकते हो, मैं हिंट दे देती हूँ, 101 को तोड़ के लिखना है, बस आप तोड़ दो इसको, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ हाँ विकास, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। आंसर है 104060। वेरी गुड अमन, सबसे पहले अमन ने दिया है, सेकंड विकास ने दिया है, सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है, 1 नंबर। मतलब आपको समझ आ गया, अमन को आ गया समझ, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है मैं बताती हूँ, कुछ भी नहीं करना, 101 दे रखा है, 100+1 रेज टू द पावर 4, अब इसमें बायनोमियल लगा दो, बस इतना ही क्वेश्चन था। ये ए है, ये बी है, बेसिकली ए प्लस बी की होल पावर 4 एक्सपेंशन ही खोलनी है आपको, ठीक है। बस ये थोड़ा बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 100 दे रखा है, तो आप पावर्स करोगे तो थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। कर लोगे बच्चों? अब आगे तो कर लोगे, एक्सपेंशन ही खोलनी है इसमें। यहाँ पे ए की जगह 100 है हमारा, बी की जगह 1 है, और पावर 4 है। बाकी बच्चे कर लेंगे, एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। और फिर भी कोई गलती कर लिया मैम, पीयूष ओके बेटा, निखिल हो जाएगा मैम, ठीक है ठीक है। क्रिश यस, प्रिंस ओके ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए ना इसमें तो मुझे बता देना। मुकेश कह रहा है यस, ठीक है मुकेश, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है, ये आप घर पे करना है, थोड़ा लेंदी है, एक्सपेंड ही करना है। यहाँ पे आपको ए दे रखा है एक्स क्यूब, और बी है आपका ये, और मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास ये वाली फॉर्म हो, माइनस बीच में हो, तो आप क्या करना, -b⁻n ऐसे कर लेना। ये कर लोगे क्वेश्चन, एक्सपेंड करना है इसको, बस जो मैंने आपको एक्सपेंशन बताई है, कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन? फटाफट बता दो। पीयूष सिंह,
अमन बेटा क्या लिख रहे हैं ना, यस एंड नो है। ट्राई करेंगे मैम निखिल, ओके। हाँ निखिल ट्राई कर लेना, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मुझे बताना अगर आपको कोई दिक्कत हो। कुछ भी नहीं करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ऊपर पावर है एक्स की और एक नीचे है, बस। आप ऐसा सोचो ही मत ऊपर नीचे कुछ है, आप क्या करो, इस पूरे को ए कंसिडर करो, इस पूरे को बी कंसिडर करो। उस एक्सपेंशन में जहां ए था उसकी जगह आप एक्स क्यूब लिखो। ए की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स क्यूब। बी की जगह आपको लिखना है -2/x², ये वाला तरीके से। ठीक है। और एन आपका क्या है यहाँ पे, 6 है। ठीक है। ओके, हो जाएगा वैसे आप लोगों का ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आई थिंक जेई में भी आया हुआ है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर, 1.1 रेज टू द पावर दिस और 1000। आर्यन राज, ठीक है बेटा आंसर आपका, वेरी गुड। यस मैम आई विल ट्राई, ओके प्रिंस। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें यूजिंग बायनोमियल कॉन्सेप्ट ये सॉल्व करना है तो ये भी वैसे ही जैसे हमने पीछे वाला किया था ना। क्या किया था आपने, 104 को तोड़ के लिखा था, 101 सॉरी। यहाँ पे भी तोड़ दो, तोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तोड़ फोड़ करनी है बस हमें, तोड़ फोड़ में तो बच्चे माहिर हैं। इनिशिएट कैसे करोगे, देखो थोड़ा बता देती हूँ। 1.1 की पावर है 1000, ठीक है। 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, 1000, ऐसे लिख सकते हैं। अब यही सिर्फ बायनोमियल एक्सपेंशन का काम रह गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है। एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एन कितना है, 10,000 है, तो 10,000 C0.1, 1 की पावर तो कितनी कर लो, अब 1 ही रहेगा, फिर भी मैंने लिख दिया। सेकेंड 10,000 C1, 1 की पावर एक कम कर दो इसमें से, 1000 - 1, 0.1 की पावर 1। ठीक है, यही आएगा। आप दो टर्म्स लिखो, बस दो टर्म से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे कैसे चलेगा वो मैं बताती हूँ। यहाँ तक आया समझ, मैंने कैसे लिखा है, जस्ट मैंने बायनोमियल एक्सपेंड किया है, फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। ठीक है, NC0 क्या होता है, NC0 इज 1, ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा इस पूरे टर्म की वैल्यू। NC1 इज n, तो ये क्या हो जाएगा आपका n। सिर्फ इतने टर्म की वैल्यू बता रही हूँ। दिस इज NC1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी n, और यहाँ n क्या है, देखो मैंने n ही लिख दिया, यहाँ n है 10,000 आपका, 10,000 है कि नहीं, 10,000। समझ आ गया 10,000 कैसे लिखा है, ओके। ठीक है, अब देखो 1 की तो कोई भी पावर कर दो, ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 1 ही होता है। मैम 1.1 विल बी द विनर, वेरी गुड पीयूष, नाइस वे। देखो हाँ ठीक है आपका आंसर, 0.1 की पावर 1, 0.1 क्या होता है, 1/10 प्लस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आप देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, 1001 प्लस समथिंग और भी है आगे, मैंने इसकी आगे वाली टर्म्स तो लिखी ही नहीं थी। तो आप एक चीज देख रहे हो, जब आपने 1.1 की पावर 10,000 सॉल्व किया तो आपका तो पहली दो टर्म्स में ही 1001 आंसर आ गया, तो आगे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, समझ आ गया आपको ये, एक्सपेंशन का खेल था बस सारा। यस मैम, ओके ठीक है। देखो एक ही लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, जिसको ये सॉल्व आ गया उसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझ जाऊंगी, आज वाले लेक्चर के क्लियर हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक इसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। आप लोगों के पास 5 मिनट है, फिर मैं कराती हूँ सॉल्व। अगर किसी को इनिशिएट करना नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं बताती हूँ फिर इनिशिएट कैसे करना है। चलो मैं बताई देती हूँ। देखो, if the first three terms in the expansion of a plus b
रेज टू द पावर n। देखो फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो क्या करो, एक्सपेंशन ही लिख लो। a प्लस बी रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन ही लिख लो, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स तो उसी में आएंगे ना, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, nc0 a रेज टू द पावर n प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। हमें तीन ही टर्म चाहिए थी, हमें तीन ही टर्म चाहिए थी, तो हमने तीन तक ही छोड़ दिया, हमें दिक्कत ही नहीं आगे करने की, आई मीन जरूरत ही नहीं। ठीक है, nc0 इज 1, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। nc1 इज n a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है? ओके ठीक। देखो ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपकी क्या है, सेकेंड टर्म, ये आपकी क्या है, थर्ड टर्म। तो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, बस अब आप सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला, a की पावर n दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 27, ये आपकी होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इन्होंने बोला है जो सेकंड टर्म है वो 54 है, दैट इज n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1 डॉट b इज इक्वल्स टू 54। ओके, ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन n इंटू में n माइनस 1 बाई 2 इंटू में a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 36। ये इक्वेशन आपकी थर्ड होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? फर्स्ट टर्म 27 है, सेकंड टर्म 54 है एंड थर्ड टर्म इज 36। ठीक है, नहीं है दिक्कत। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आप पहले ये वाली दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, कर लोगे, और फिर ये वाली दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, मतलब एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप करना। आप जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या था सेकंड, n a n माइनस 1 b n a n माइनस 1 इंटू b अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, यही है ना, 54 का 27, हाँ ये देखो, ये है, डिवाइड कर दिया हमने। अब देखो a रेज टू द पावर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, चलो ऊपर वाले को नीचे ले आओ, ऊपर तो n भी ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर वाले को नीचे लाओगे तो a रेज टू द पावर n डॉट a रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये ऐसे आएगा a रेज टू पावर n माइनस n प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एक a बचेगा आपके पास। ठीक है, जस्ट मैंने सॉल्व किया है ये, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, a लिख दूं, इसकी वैल्यू क्या आ गई 54/27। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगी, जो मेरी इक्वेशन थर्ड थी और इक्वेशन सेकंड थी, 3 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, 3 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 कर दूंगी तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर 36 अपॉन 54, और सेकेंड टर्म क्या थी, n a रेज टू द पावर n माइनस 1 b। इतना समझ आ गया आप लोगों को? मैम 54 विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय 27। हाँ बेटा वो काट लेना, काट ले, मैं जिस वैसे बता रही हूँ इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, ये कट कर लेना, ये कट रहा है, 3 से कट रहा है आई थिंक, हाँ 3 से कट रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास, इस पूरे पार्ट को आप सिंप्लीफाई करना, आपके पास आंसर आएगा n, कितना है, n माइनस 1 b अपॉन 2a। इसको कट कर लेना जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये बनेगी। अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग करके लिख लो, e2 को आप उधर ले जाओ, n माइनस 1, और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो, b को एन बी माइनस बी अपॉन a, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 2/54। बेटा ये काट लेना, मैं अब थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं,
एन बी बाई ए माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, 36 इंटू 2/54। अब देखो यहाँ हमने एन बी बाई ए की वैल्यू निकाल ली है, तो हम लोग एन बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इससे हमारे पास बी बाई ए की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। बी बाई ए की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से? ठीक है, बी बाई ए की वैल्यू आप क्या करना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना, ये बी बाई ए की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, जब आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी तो पीछे चलो, एन की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी ना, ए रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू 27 है, इस इक्वेशन में पुट कर देना एन, फिर फाइनली आप एन बी बाई ए में एन और ए दोनों की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आगे ये समझ क्वेश्चन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसको करना कैसे है, बाकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है पीयूष, ठीक है विकास। और कोई बच्चा जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो। ओके अमन, वेलकम। देखो कोई डाउट हो ना तो बेझिझक बता दिया करो, नहीं आता है कई बार समझ, सब बच्चों का एक जैसा लेवल नहीं होता है ना दिमाग का। कोई भी दिक्कत नहीं है, इनको आप ट्राई करना, एक्सपेंशंस पे थोड़ा सा वर्क करो, जो मैंने कॉम्बिनेशंस आपको बताया ना उनको तो आप बिल्कुल, जो मैंने कुछ बताए हैं जैसे एनसी जीरो एनसी वन, ये तो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद कर लेना, थोड़े एक्सपेंशंस पे वर्क करो, ये क्वेश्चन ट्राई करना। और आपको डीबीपी में भेज दूंगी, आई थिंक कल ही मिलेंगी, अब तो आपको लेट हो गया। डीबीपी आपको मिल जाएगी कल, या मे भी आज ही वो डाल दें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी एक्चुअली ना आप लोग ऐड नहीं हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक दो दिन का टाइम लगेगा फिर ऐड हो जाओगे, तो ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर यूं है मैं नोट्स भेज दीजिए। विकास नोट्स बेटा मैं ये अच्छे से लिख के भेजूंगी, अभी तो मैंने आपको वैसे वैसे ही समझाया, साफ साफ भेजूंगी, आप टेंशन ना लो। और कोई बच्चा जिसको कोई डाउट हो ना तो मुझे बता दो। तुझे बारह में कम इन आवर ड्रीम्स। ओके क्रिश, ऐसा ही होना चाहिए बेटा।